नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सहकारिता विभाग ने घोषित किया बड़ा कदम। जिलों और राज्य स्तर पर बेहतर काम करने वाले पैक्स को मिलेगा पुरस्कार। किसानों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए चौपाल का हुआ आयोजन। बिहार में क्यूआर कोड से तुरंत मिलेगी अस्पताल में दवा उपलब्धता की जानकारी। मरीज तुरंत देख पाएंगे स्टॉक, मरीजों को मिलेगी राहत। NH-33 फोरलेन परियोजना को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी। 2300 करोड़ होगा खर्च, व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, हड़ताल पर गए 256 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। राजस्व महाअभियान प्रभावित होने पर उठाया गया कड़ा कदम। RSVN ने IPL को कहा अलविदा। इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ले चुके हैं संन्यास, अब विदेशी लीग्स में दिखाएंगे जलवा। चलिए नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में उत्कृष्ट पैक्सों को मिलेगा राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार। बिहार में सहकारिता विभाग ने बेहतर काम करने वाले पैक्सों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। प्रत्येक जिले के 3 और राज्य स्तर पर 3 पैक्स को सम्मान मिलेगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने DNS सहकारी प्रबंध संस्थान में किसान सहकारी चौपाल की शुरुआत करते हुए कहा कि सहकारिता की मजबूती ही किसानों की प्रगति का आधार है। दक्षिण बिहार में चौपाल की शुरुआत हो चुकी है, जबकि 5 सितंबर को उत्तर बिहार में इसका आयोजन होगा। इसमें पैक्स प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भाग लेंगे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे। मंत्री ने कहा कि गोदाम निर्माण और CMR भुगतान में आ रही देरी का समाधान जल्द किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति की समस्याएं भी आगामी खरीद मौसम तक दूर कर दी जाएगी। पटना में आज से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का पर्व। पटना में गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन महाराष्ट्र मंडल द्वारा किया जा रहा। मुंबई से लाई गई 6 फीट ऊंची लालबाग के राजा की प्रतिकृति प्रतिमा की आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा की गई। पंडाल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर 44 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसकी सजावट 10 टन फूलों से की गई है। भगवान गणेश को 35 लाख का हीरा जड़ित सोने का मुकुट पहनाया जाएगा, जिसका वजन 350 ग्राम है और इसमें 6 कैरेट का हीरा जड़ा है। श्रृंगार सोने, चांदी और स्टोन के गहनों से किए जाएंगे। पूजा महाराष्ट्र से आए पुजारी प्रशांत जागीरदार और 5 पंडित करेंगे। 29 अगस्त को हल्दी कुमकुम कार्यक्रम होगा। वहीं 31 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 2 सितंबर को शोभा यात्रा होगी। शोभा यात्रा गांधी मैदान होते हुए कलेक्ट्रेट घाट पहुंचेगी, जहां विसर्जन होगा। वहीं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत कई गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। QR कोड से तुरंत मिलेगी अस्पताल में दवा उपलब्धता की जानकारी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण अब QR कोड आधारित पारदर्शी प्रणाली से होगा। पहले मरीजों को दवा उपलब्ध होने के बावजूद स्टॉक खत्म कहकर लौटाया जाता था, जिससे गरीबों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती थी। नई व्यवस्था से हर दवा वितरण केंद्र पर QR कोड लगाया गया है। मरीज या फिर परिजन इसे स्कैन कर तुरंत दवाओं की वास्तविक उपलब्धता देख सकेंगे। वहीं औरंगाबाद जिले से शुरू हुई इस पहल को लोग क्रांतिकारी कदम बता रहे। यदि दवा उपलब्ध होने के बावजूद इनकार किया गया तो मरीज अस्पताल प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई होगी। इससे कर्मचारियों की मनमानी और स्टॉक छुपाने की प्रथा पर रोक लगेगी। यह पहल न सिर्फ पारदर्शी लाएगा बल्कि गरीब मरीजों को राहत भी देगा। जल्द ही इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। बिहार के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की राउंड 1 एडमिशन प्रक्रिया हुई स्थगित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCE-CEB ने राज्य के 85 निजी और सरकारी मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राउंड 1 एडमिशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। आज से शुरू होने वाली रिपोर्टिंग रोक दी गई है। वहीं नोटिस के अनुसार बिहार वेटनरी कॉलेज यानी BVC पटना की सेल्फ फाइनेंस सीटों का आवंटन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय पर विकल्प नहीं भर पाए थे, वे राउंड 2 काउंसलिंग में नया विकल्प भर सकेंगे और मेरिट कम चॉइस आधार पर सीट मिलेगी। अन्य आवंटित उम्मीदवारों को अपने कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए नीट UG 2025 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, ऑनलाइन आवेदन की कॉपी और बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट जैसे सभी मूल दस्तावेज अनिवार्य होंगे। बिहार में डेंगू मरीजों के लिए 2016 बेड किए गए आरक्षित। बिहार में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2016 बेड आरक्षित किए हैं। विभाग ने सभी जिलों के तैयारी की रिपोर्ट ली है और अस्पतालों को पर्याप्त जांच किट रखने का निर्देश दिया है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर से नवंबर तक डेंगू के मरीज सबसे अधिक मिलते हैं।
इस साल अब तक 524 मरीज मिले हैं, जिसमें 197 पटना में और 286 मरीज अगस्त में ही सामने आए थे। कई मरीज दूसरे राज्यों में संक्रमित होकर के बिहार लौटने के बाद पाए गए हैं। विभागीय निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। बचाव के लिए जल जमाव रोकना और मच्छरों से बचाव जरूरी है। निगमों को एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का निर्देश दिया गया है। फिलहाल राज्य में 1013 यूनिट प्लेटलेट्स उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी करेंगे टीबी मरीजों के घर जाकर जांच। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि टीबी मरीजों की अधिक से अधिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को उपचाराधीन मरीजों के घर जाकर के फॉलोअप करने और उनके परिवार के सभी सदस्यों की जांच करने को कहा गया है, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। विभागीय पदाधिकारी के अनुसार टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य एक्समा सेल के मुताबिक जांच उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही, वहीं बलगम जांच केंद्रों का विस्तार किया जा रहा और लैब टेक्नीशियन का नियमित प्रशिक्षण कराया जा रहा और समुदाय में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। साथ ही सभी जिलों में कम से कम एक लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को निर्देश दिया गया है। ट्रम्प टैरिफ से बिहार का 250 करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित। ट्रम्प टैरिफ से बिहार का सालाना करीब 250 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित होगा। इसका सबसे ज्यादा असर मखाना पर पड़ेगा, जिसका 80% उत्पादन बिहार में होता है और 25% निर्यात अमेरिका जाता है। अब 600 टन मखाना निर्यात पर असर तय है। इसके अलावा लीची, आम, हल्दी, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और हैंडलूम जैसे उत्पादों की मांग भी घट सकती है। वहीं बिहार से अमेरिका को हर साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का कला सामग्री निर्यात होती है, जो 30% तक प्रभावित हो सकती है। व्यापार संगठनों का कहना है कि टैरिफ से ऑर्डर कम होंगे और सामान महंगे पड़ेंगे। हालांकि इन उत्पादों की मांग अन्य देशों में भी है। निर्यातक मानते हैं कि कमी की भरपाई नए बाजारों से की जा सकती है। डीडीयू से झाझा तक बनेगी तीसरी और चौथी नई रेल लाइन। भारतीय रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई है, जिस पर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी लाइन बनेगी, जबकि किऊल से झाझा के बीच केवल तीसरी लाइन का निर्माण होगा। रेलवे ने इसके लिए इंजीनियरिंग स्केल प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और आवश्यक भूमि अधिग्रहण और डिजाइन पर काम चल रहा। बिहार सरकार ने गुलजार बाग और पटना साहिब के बीच 4 मीटर जमीन देने की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही समांतर एलिवेटेड सड़क सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में डीडीयू झाझा रूट पर रोजाना 280 से अधिक ट्रेनें चलती है, जिससे ट्रैक पर दबाव रहता है। वही नई लाइनों से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और समय पालन सुधरेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हड़ताल पर गए 256 संविदा कर्मी बर्खास्त, विभाग ने की सख्त कार्रवाई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य बाधित करने पर दूसरे दिन 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 कानून को 25 लिपिक की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। 2 दिनों में कुल 256 संविदा कर्मी बर्खास्त हुए हैं। विभाग के अनुसार यह कर्मी पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसे अनुचित मांगों को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शपथ पत्र और संविदा शर्तों का उल्लंघन हुआ है। संविदा नियमावली 2019 और 2022 के तहत इनकी सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नहीं हो सकती है। विभाग ने माना कि हड़ताल से महत्वाकांक्षी राजस्व महाअभियान प्रभावित हुआ, जिसके तहत जमाबंदी सुधार, ऑनलाइन नामांतरण और उत्तराधिकार जैसी सेवाएं आम जनता तक पहुंचाई जा रही। जनता पर नकारात्मक असर और अनुशासनहीनता को देखते हुए कठोर कार्रवाई की गई है। वहीं अनुपस्थित अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। NH-33 4 लेन परियोजना को मिली मंजूरी, 2300 करोड़ होगा खर्च। नालंदा के सांसद सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी कि लंबे समय से लंबित NH-33 चौड़ीकरण परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क अरवल और जहानाबाद से होते हुए बिहार शरीफ तक जाएगी। सड़क 4 लेन होने से पटना, गया और नालंदा जैसे जिलों तक आना जाना आसान होगा और यात्रा का समय काफी घटेगा। सांसद ने बताया कि सड़क के बनने से स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी, वहीं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सरल होगी। सड़क का निर्माण आधुनिक टेक्निक और सुरक्षा मानकों के साथ किया जाएगा, जिसकी कड़ी निगरानी होगी। मंजूरी के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोगों का मानना है कि चौड़ी सड़क से यात्रा आरामदायक और सुरक्षित होगी। इंजीनियर की 5 डायरियों में काली कमाई का खुला राज।
आर्थिक अपराध इकाई ने पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय की आवास पर छापेमारी कर उनकी काली कमाई के चौंकाने वाले सबूत बरामद किए। राय ने अलग अलग रंगों की 5 डायरियों में वर्षों से हुए लेन देन का ब्यौरा मोबाइल नंबरों सहित दर्ज किया था। इसके अलावा लाल और काले रंग की 3 पेन ड्राइव, लवकुश पेट्रोलियम का पैन कार्ड और 1 दर्जन से अधिक बैंक खाते, पासबुक और चेकबुक बरामद हुए हैं। कई चेक पर उनके साथ उनकी पत्नी बबली राय और अन्य के हस्ताक्षर पाए गए हैं। जांच में महंगी घड़ियां, गाड़ियां, इनोवा क्रिस्टा कार, आईफोन और कल्याण ज्वेलर्स का कार्ड भी जब्त हुआ है। छापेमारी में जमीन खरीद के कागजात, बीमा और म्यूचुअल फंड में निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। करोड़ों की काली कमाई छिपाने की इस सुनियोजित व्यवस्था ने विभाग और ईओयू को सकते में डाल दिया है। श्रवण कुमार और विधायक पर आक्रोशित लोगों ने किया हमला। नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब 3 दिन पहले सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मंत्री और विधायक पीड़ित परिवारों से संवेदना जता करके लौट रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें रुकने को कहा। नेताओं के इनकार करने पर लोग नाराज हो गए। ग्रामीणों का आरोप था कि विधायक के कहने पर हादसे वाले दिन उन्होंने जाम हटाया था, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इससे गुस्साई भीड़ ने पत्रकार और नेताओं को घेर करके लाठी डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति नियंत्रित करने में जुट गया। गांव तनावपूर्ण है और इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजद ने तेजस्वी यादव पर केंद्रित नया गाना किया लॉन्च। राजद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर केंद्रित नया गाना लॉन्च किया है। 2 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो गाने में तेजस्वी को सत्ताधारी दल पर सीधा हमला बोलते हुए दिखाया गया। इसमें कहा गया कि सिंहासन का डोलना तय है क्योंकि तेजस्वी जनता का हक और आवाज उठाएंगे। गाने में सरकार पर संविधान कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया गया। वहीं वीडियो में तेजस्वी यादव के अलग अलग पोस्ट शामिल किए गए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को भी जगह दी गई। राजद इस गाने को चुनावी हथियार की तरह पेश कर रही, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरे और जनता को संदेश दिया जाए कि तेजस्वी अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहेंगे। अनंत सिंह ने बेटे को सिखाई घुड़सवारी। मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसमें वे अपने बेटे को घुड़सवारी सिखाते नजर आ रहे, जबकि खुद कार से साथ चलते दिखे। अनंत सिंह का घोड़ों और महंगी कारों से लगाव पुराना है। हाल ही में उन्होंने लगभग 3 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीदी थी। राजनीति में भी वे लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वहीं ब्यूरो जेल से बाहर आने के बाद उनकी सीएम नीतीश कुमार और मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई। चुनावी इतिहास देखते हुए 2005 और 2010 में वे जदयू से जीते थे। वहीं 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद प्रत्याशी रहते हुए जेल से चुनाव जीत गए थे, लेकिन घर में AK-47 मिलने पर कोर्ट ने 2022 में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी विजयी हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद अब आर अश्विन ने IPL से लिया संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने IPL से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने X पर पोस्ट कर लिखा कि हर अंत एक नई शुरुआत है और बताया कि अब वे दुनिया भर के फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलते रहेंगे। अश्विन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास लिया था। अपने IPL करियर में उन्होंने 221 मैचों में 187 विकेट झटके। चेन्नई सुपर किंग्स को 2010 और 2011 में खिताब जिताने में वे अहम खिलाड़ी रहे। वहीं साल 2014 उनके करियर का बेहतरीन सीजन रहा, जिसमें उन्होंने 16 मैचों में 16 विकेट लिए। IPL 2025 में CSK ने उन्हें 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इस सीजन में वे 9 मैचों में केवल 7 विकेट ले सके। अश्विन का यह फैसला उनके IPL सफर के अंत और वैश्विक क्रिकेट लीग्स में नए अध्याय की शुरुआत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, मोहम्मद सनाउल्लाह, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, दिनेश महतो, नौशाद रजा, रामशंकर सिंह, मिक्की कुमार, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, उमेश कुमार, संजीव कुमार, शिवम कुमार, राम बाबू दास, विद्या आनंद, विवेक राज, राजकिशोर महतो, रवि कुमार, शशिकांत कुमार, हर्ष चौधरी, मुन्ना कुमार, कामेश्वर सिंह, अर्जुन राम, कृष्ण चौधरी, सुदर्शन कुमार और मिथिलेश सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपके इलाके में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।